Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 7th and 8th July 2026. Starting with our first article, we will relate this article with GS1, Art and Culture. Context क्या है? Context है regarding Taj Mahal. We have seen this news कि ताज महल को हम क्या बोल रहे हैं अब हिंदू टेम्पल है. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इस आर्टिकल में यही डिस्कस की है. सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी वर्सेस स्पेकुलेटिव क्लेम्स, क्योंकि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल है, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव क्लेम है ना कि कोई हिस्टोरिकल वैलिडिटी. यही केस फाइल हुआ था 2015 में एंड नाउ रीच्ड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट. अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमारे पास कुछ लिटरेचर से आ जाएंगे, जैसे कि हमें पता है शाहजहां ने बनाया था. देन वी हैव सम मुगल रिकॉर्ड्स, यूरोपियन ट्रेवलर्स अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. ये सारे जो हैं ये सपोर्ट नहीं करते हैं टेम्पल ओरिजिन क्लेम्स को. बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या वो ऐसे करेक्टर को चेंज कर सकता है, तो हमारे पास उसका रोल लिमिटेड है टू मेंटेन मॉन्यूमेंट इंटीग्रिटी, कंडक्ट करनी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च. अगर हम जुडिशरी की बात करें तो हमारे पास लीगल वैलिडिटी ऑफ क्लेम्स होने चाहिए और जुडिशरी इसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है. और अगर हम बात करें ताजमहल की तो हमारे पास यूनेस्को सिग्निफिकेंस है, जैसे कि ताजमहल को हमने डिक्लेयर किया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983. हम क्लेम कर रहे हैं कि ये एक हिंदू टेम्पल है और हम इसके कैरेक्टर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हमारा जो यूनेस्को सिग्निफिकेंस है वो हैम्पर होगा, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज. इसके साथ टूरिज्म बूस्ट होता है, स्पेशली ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं. अगर हम ऐसे क्लेम्स करेंगे तो इसकी इंटीग्रिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट आर्टिकल हम GS1 से रिलेट करेंगे, सोसाइटी से रिलेट करेंगे. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल. इट इज अबाउट लाइक अगर हम फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ा देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो हमारे पास पाया गया जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती हैं. अगर हम बात करें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो उसमें आ जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. और कितना बर्डन है इंडिया में, 60% डेथ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 41%. अब इनमें इंटरलिंकेजेस क्या है, ये पाया गया कि जब भी वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के चांसेस इनहैंस होते हैं, इनकम सिक्योरिटी बढ़ती है तो बेटर न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं. आपने भी देखा होगा कि वुमेन की अगर इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो यू आर लाइकली टू स्पेंड ऑन गुड फूड, लाइक आप अपने मील्स को रिप्लेस कर देते हो, उसके बाद वर्कआउट रूटीन्स को आप चेंज कर देते हो. वैसे ही उसमें लिंकेजेस है. सेकंड की बात करें तो ग्रेटर एजेंसी लीड्स टू इनफॉर्म्ड हेल्थ चॉइसेस. वी हैव इनफॉर्म्ड हेल्थ चॉइसेस एंड प्रिवेंटिव केयर इज ऑल्सो इंप्रूव्ड. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड एनसीडी बर्डन की बात करें तो हमारे पास ये भी रिड्यूस्ड पाया गया. सोशल डिटर्मिनेंट्स की बात करें, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हेल्थ के आउटकम्स ही नहीं रिड्यूस हुए बल्कि सोशल डिटर्मिनेंट्स जैसे कि सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ इंप्रूव हुआ. इसको हम रिलेट करेंगे SDG 3 हेल्थ से, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी से. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो इनडायरेक्टली तो एनहांसिंग हेल्थ पॉलिसीज. सबसे पहले एग्जाम्पल आई एविडेंस फ्रॉम EPF रिफॉर्म. EPF रिफॉर्म हुआ 2018 में और आपको पता है कंट्रीब्यूशन कितनी है, 12%. लेकिन वुमेन की कंट्रीब्यूशन अगर वो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तो उनकी सिर्फ 8% है. इसका मतलब 4% और ज्यादा इनकम उनके हैंड में है. और जब भी उनके हैंड में इनकम होगी तो ये पाया गया दैट 11% से डिक्लाइन हुआ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, रिड्यूस हुई मेडिसिन एंड कंसल्टेशंस और ऑल्सो इंक्रीज हुआ न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड प्रिवेंटिव केयर के ऊपर स्पेंडिंग्स. चैलेंजेस क्या लेती हैं, चैलेंजेस तो हमें पता ही है, ये तो हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं. व्हाट अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर विद लो सिक्योरिटी, जेंडर वेज क्या है, सेम पोजीशन पे 2 तरह की वेजेस दी जाती हैं मेन और वुमेन को अलग अलग. एंड टाइम पावर्टी, टाइम यूज सर्वे का ये डेटा आप देखना, आई थिंक 366 मिनट्स स्पेंड करती हैं वुमेन ऑन अनपेड वर्क और लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर अवेयरनेस इन रूरल एरियाज. वे फॉरवर्ड की बात करें तो फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए. न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव केयर स्कीम्स को आप इंप्रूव करो, जैसे कि पोषण, नेशनल हेल्थ मिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन करो, बिहेवियरल चेंज लेकर आओ थ्रू फिट इंडिया एंड राइट इंडिया मूवमेंट. इसको हम यूज़ कर सकते हैं. सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा आर्टिकल आप इसको यूज़ कर सकते हो वुमेन वाले सेक्शन में. देन आप जब भी बात आए हेल्थ के ऊपर तो हेल्थ इंप्रूव करने की एक बात आप ये भी कर सकते हो कि इनकम जनरेट करो. PS2 से रिलेट करेंगे, पॉलिटी से रिलेट करेंगे. इन इंडिया वोटिंग कैन नॉट रिमेन मियरली अ स्टैट्यूटरी राइट, मतलब कि दिस राइट कम्स अंडर RPA एक्ट. आप बोलोगे कि आर्टिकल 326 में भी तो वोटिंग राइट है, वहाँ पे हम ऑपरेशनलाइज करते हैं. ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं कि कौन वोट डाल सकता है. इनहेरेंटली वहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि राइट टू वोट है. राइट टू वोट किस में आ जाता है, हमारे पास RPA में आ जाता है. ये आर्टिकल में बोला है कि उसको हमने एक लॉ में क्यों रखा हुआ है, हमें उसको फंडामेंटल राइट बना देना, क्योंकि वोटिंग जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉपुलर सॉवरेनिटी, इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. बात करिए अगर हमारे पास लीगल पोजीशंस की तो हम टाइम टू टाइम हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि राइट टू वोट को हमें फंडामेंटल राइट्स में डालना चाहिए. जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राइट टू वोट कहाँ पे आता है. RPA 1950 एंड 1951 से हम ड्राइव करते हैं. देन हमारे पास एक केस आता है NP पोनुस्वामी केस एंड ज्योति बासु केस, जिसमें बोला कि वोटिंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट. ये इसको अपहेल्ड करता है. इसका मतलब यहाँ पे ये सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि स्टैट्यूटरी नेचर ऑफ वोटिंग. कुछ की एस्पेक्ट्स ऑफ वोटिंग देखते हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002 जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू नो कैंडिडेट डिटेल्स अंडर आर्टिकल 19(1)A. PUCL केस की 2003 में उन्होंने बोला कि राइट टू वोट क्या है, स्टैट्यूटरी है. दोबारा से लास्ट ईयर डिस्कशन में था दैट राइट टू वोट क्या है, स्टैट्यूटरी है, एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है. PYQ है जिसमें UPSC ने राइट टू वोट को क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट.
नेक्स्ट बात करें नोटा जजमेंट की, उन्होंने राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट्स एज अ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। देन अनूप बरनवाल केस की बात करें तो यहाँ पे भी क्या बोला गया, दैट राइट टू वोट क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। यहाँ पे ही राइट टू वोट को क्या बोला गया, बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला गया। आती है प्रॉब्लम, आती है हम वोटिंग की बात करते हैं तो वोटिंग एक स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उन्होंने बोला कि लॉजिकली अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी तो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो राइट टू वोट क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि का मतलब क्या है, द गवर्नमेंट बाय द पीपल। अब बाय कौन, मतलब कि लोग कैसे करेंगे राइट टू वोट, सो राइट टू वोट भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। 326 की बात करें तो ये भी प्रोवाइड करता है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, और ये गारंटी क्या करता है, हम वोट डाल सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमने इस आर्टिकल का क्रक्स देखना है तो क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि राइट टू वोट को क्या कहाँ लेकर आओ, कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आओ। ऑल्दो जुडिशरी ने बोला है कि ये स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन डिमांड आ रही है कि इसको हमें क्या लेके आना चाहिए, इसको लेके आना चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से आएगा, जुडिशरी से रिलेट करेंगे। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बोला है कि हम जितने भी कल्प्रिट्स हैं अंडर अयोध्या राम मंदिर केस वाले में, उनका हम केस नहीं लड़ेंगे। तो क्या बार काउंसिल ऐसे हमारे पास नोटिस जारी कर सकती है और क्या रोक सकती है बाकी एडवोकेट्स को केस लड़ने से? इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, एवरी एक्यूज्ड हैज अ फंडामेंटल राइट टू लीगल प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड अ फेयर ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये मना कर देंगे तो उनका ये राइट जो है वो खनन होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग ये है कि जितनी भी ऐसी रेजोल्यूशंस निकालता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो ये इलीगल होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, कॉन्ट्रेरी टू प्रोफेशनल एथिक्स। जजमेंट्स की बात करें, मतलब कुछ प्रीवियस केसेस की बात करें तो हमारे पास AS मोहम्मद रफी केस आता है 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट बार काउंसिल अगर प्रिवेंट करती है किसी भी एडवोकेट को फ्रॉम अपियरिंग, फ्रॉम डिफेंडिंग एनी एक्यूज्ड, तो वो क्या होगा, वो इलीगल होगा। मद्रास हाई कोर्ट केस में 2025 में फिर से रीअफर्म किया गया दैट दे कैन नॉट फॉर्मली और इनफॉर्मली प्रिवेंट एडवोकेट्स फ्रॉम अपियरिंग फॉर अक्यूज्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे पास आर्टिकल 22, आर्टिकल 14, 21, 39A ये सारे हैम्पर होंगे अगर बार एसोसिएशन मना कर देती है केस लड़ने से। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 गारंटी करता है एवरी अरेस्टेड पर्सन के पास क्या है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर प्लस टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। आर्टिकल 14 की बात करें तो हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ है, मतलब सबके पास इक्वल राइट्स हैं, तो यहाँ पे उनका खनन हो रहा है। आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ है, राइट टू फेयर ट्रायल है। आर्टिकल 39A की बात करें तो वो इंश्योर करता है इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड, तो ये सारे वायलेट होंगे। और अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, उनके पास भी कुछ रूल्स हैं, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स। उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि आप रिफ्यूज कर सकते हो, परमिसिबल है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, इसके ऊपर कुलदीप अग्रवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया दैट ये एक इंडिविजुअल एडवोकेट के ऊपर है, ना कि पूरी की पूरी बार एसोसिएशन। मतलब पूरी की पूरी बार एसोसिएशन नहीं मना कर सकती, सिर्फ कोई इंडिविजुअल एडवोकेट मना कर सकता है। और इंस्टेंसेस देखें कि जहां पे पूरी की पूरी बार काउंसिल ने मना किया था, वो था 2008 मुंबई टेरर अटैक, 2012 दिल्ली गैंग रेप, निर्भया केस, 2019। हाँ, इसका अगर हम क्रक्स देखें तो क्रक्स यही है कि बार काउंसिल नहीं मना कर सकती, और इसको ही हमने डिफरेंट एंगल से देखा, सुप्रीम कोर्ट का एंगल देखा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एंगल देखा, और कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल देखा। आर्टिकल हमारे पास GS2 से आता है, गवर्नेंस से आता है। इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं UN ग्लोबल डायलॉग ऑन AI, जो कि होने जा रहा है इन जिनेवा जुलाई 2026। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम शेप कर सकते हैं AI गवर्नेंस एट ग्लोबल लेवल। टेक्स्ट क्या है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम अर्लियर AI समिट्स, जो कि ट्रेडिशनली क्या देखती थी कि लार्जर रिस्क क्या है, टूवर्ड्स जो इंडिया की AI इम्पैक्ट समिट हुई 2026 में, जहां पे गोल ही चेंज हो गया। गोल क्या हो गया, हम इक्विटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंक्लूजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं। मतलब कि पहले हम रिस्क देखते थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हार्म्स देखें, इक्विटी देखें, इंक्लूजन्स देखें, डेवलपमेंट देखें। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है, कैपिटल मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, डोमेस्टिक AI अडॉप्शन होनी चाहिए, मिडिल पावर पोजिशनिंग। बट हमने क्या ज्वाइन कर लिया, पैक्स सिलिका। किसने, कौन हेड कर रहा है, USA। एंड ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये रिस्क कर सकती है अगर एक टाइम पे आप बात कर रहे हो कि हमें सब कुछ यहाँ पे डेवलप करना है, और सेकेंडली आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो आप USA लेड इनिशिएटिव। तो यहाँ पे हमारे रिस्क में क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डाइल्यूशन, ग्लोबल साउथ लीडरशिप वीकनिंग, मिडिल पावर डिलेमा। दैट इज अगर हम इनके साथ अलाइन करेंगे तो डेवलप्ड वर्ल्ड अलाइनमेंट करें या साउथ लीडरशिप। यहाँ पे बात करें तो AI के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास अलग अलग नेशंस की गवर्नेंस मॉडल्स हैं, जैसे कि US का अगर देखें तो ये कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने बारे में सोचता है। ये बिग टेक कंपनीज जो है USA में, उसके बारे में सोचता है। जैसे कि एग्जांपल फिर से दोबारा से क्लॉड माइथोस की आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि US को कोई लेना देना नहीं है किसी और कंट्री के साथ, उसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। वो उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है इन मल्टीलेटरल मल्टी स्टेक होल्डर AI गवर्नेंस। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया तो करना चाहता है ग्लोबल साउथ के साथ कोलैबोरेशंस, फिर उसके बाद वो खुद का डेवलप करना चाहता है, लेकिन लिमिटेशंस आ सकती हैं। लिमिटेशन क्या है, जैसे कि हम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है AI टेक्नोलॉजीज के। हमारे यहाँ पे अगर आपने डेटा सेंटर्स बनाने हैं, क्योंकि AI है तो डेटा सेंटर्स तो होने चाहिए। अब वो डेटा सेंटर्स के लिए हमारे पास लैंड नहीं है, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी अगर हमें लैंड चाहिए तो। देन बात करें तो सेफ गार्ड्स नहीं है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं तो पब्लिक डेटा का सेफ गार्ड कैसे इंश्योर करें, इंडिजीनियस नॉलेज का कैसे इंश्योर करें, स्लो प्रोग्रेस है। और हम ज़्यादा क्या फोकस करते हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम परचेज कर ले दैन इनोवेशन।
तो वो इनोवेशन जो है ना वो लैकिंग है। ये क्यों लैक है? क्योंकि R&D के ऊपर हम कितना खर्च रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 0.7% ऑफ GDP। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को लीड करना चाहिए एफर्ट टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग इंक्लूसिव मल्टीलेटरल AI गवर्नेंस। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए उनको वॉइस आउट करना चाहिए एंड कोलिशंस करने चाहिए। बस इसका अगर हम क्रक्स देखें तो यही है कि हमें फॉरेन डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें खुद का डेवलप करना है और साथ में ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस करनी है। हमारे पास GS2 से आता है, एजुकेशन से आता है। हमारे पास यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट आई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे डेटास गिवन है। तो हमें क्या करना है इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास सोसाइटी में यूज़ होगा, हमारे पास सोशियोलॉजी में यूज़ होगा। हम इसके साथ इम्पैक्ट्स देख सकते हैं कि एक चीज़ ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और एसेज में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखें तो हमारे पास एक ड्रॉप आउट रेट, इसको हम लर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा तो इंप्रूव हुआ है। क्लास 3 to 5 लेवल, 9 to 12 लेवल पर भी ड्रॉप आउट जो है वो कम हुआ है। फिर नेक्स्ट अगर हमने देखना है तो गर्ल्स की एनरोलमेंट देखनी है। यहाँ पे बिल्कुल मार्जिनली 0.1% से इंक्रीज हुई है। स्कूल्स विद गर्ल्स टॉयलेट्स की बात करें तो 98% स्कूल्स हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिंक कर सकते हो कि अगर एनरोलमेंट थोड़ी सी बढ़ी है बिकॉज हमारे पास टॉयलेट्स अवेलेबिलिटी है। और बाकी कुछ डेटास गिवन है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नियरली, जैसे ये नियर यूनिवर्सल कवरेज, अगर बॉयज़ के टॉयलेट्स की बात करें, डिजिटल एक्सपेंशन ये कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस इन स्कूल्स, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम कुछ डेटा पॉइंट्स को वैसे ही गो थ्रू कर सकते हैं, उनका जो इंप्लीकेशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से आता है, IR से आता है। यहाँ पे बात की गई है फ्यूचर रेलिवेंस ऑफ क्वाड। ये क्वाड से रिलेटेड हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए कि इसका क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने रिकॉल करना है तो हमने एक चीज़ देखी थी USA वाली, कि US का जो टारगेट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं वेस्ट एशिया की तरफ। चाइना के साथ वो अलाइन कर रहा है अंडर G2, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम यूज़ करते हैं एक, कि उसका एक आई थिंक ऑकस है ना, तो यहाँ पे क्वाड की रेलेवेंस कम हो जाती है क्योंकि क्वाड मिलिट्री के ऊपर फोकस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की गई थी। और हमारे पास क्वाड का क्या है, टॉप लीडरशिप 1 साल हो गया नहीं मिले। अभी हमारे पास जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो हेड्स के लेवल पर हो रही है, कभी फॉरेन हेड्स मिल रहे हैं। कल हमने ड्रग्स के बारे में देखा न्यूज़पेपर में कि ड्रग्स के रिलेटेड हमने मीटिंग की है गुवाहाटी में। क्वाड फेसिंग स्क्रूटिनी, सबसे पहले US प्रायोरिटीज ये हमने देख ली। बात करें तो हमने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ पे US इंडो पैसिफिक कमांड को उन्होंने नेम चेंज करके क्या रख दिया, US पैसिफिक कमांड। इसका मतलब क्या है? क्या हम ये समझे कि US अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू ओनली पैसिफिक। लेकिन बात करें, क्वाड जो है वो ओपनली नहीं बोलता कि वो एंटी चाइना अलायंस है। इसकी वजह से उनकी जो डेटरेंस वैल्यू है वो भी कम हो रही है। थर्ड बात करें तो लिमिटेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, बिकॉज अभी भी अगर क्वाड को देखें तो वो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, कोई भी फॉर्मल सेटिंग नहीं है एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस नहीं है, इनफॉर्मल है, तो इसलिए उनका जो अटेंशन है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में हम प्रोजेक्ट्स तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास फंडिंग जो है वो बहुत कम है, और अगर फंडिंग नहीं होगी तो ये प्रोजेक्ट्स हम फुलफिल कैसे करेंगे? हमारे पास आती है हैवी डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल विल ऑफ मेंबर कंट्रीज, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल मैटर करती है। फ्यूचर ऑफ क्वाड की बात करें तो हमें रिड्यूस करनी होगी अपनी सिंबॉलिक डिपेंडेंस ऑन US स्ट्रेटजी। वी नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट आउटकम्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन। नेक्स्ट आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। वी नो दैट आर PM इज ऑन अ 3 नेशन टूर। पहले वो इंडोनेशिया जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे एंड फिर न्यूजीलैंड जाएंगे। अब हमारे पास ये तीनों लगातार आर्टिकल्स आते रहेंगे। इंडोनेशिया के साथ क्या रिलेशंस है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है, और न्यूजीलैंड के साथ क्या है। कल और आज के न्यूज़पेपर में इन दोनों के बारे में बात की है। अब देखना कल इसके बारे में होगी तो हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करें, हमारे पास ये तीनों नेशंस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन, दिस इज द कीवर्ड। फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, दिस इज द कीवर्ड, दैट इज FOIP। इंडिया एंड इंडोनेशिया की बात करें तो हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस आ जाती हैं और कुछ कंटेंशंस आ जाते हैं। कंटेंशंस में तो चाइना फैक्टर आ ही जाएगा, लेकिन दोनों लीडर्स ने एक्सप्रेस किया डीप कंसर्न ओवर वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसको लेकर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। लेकिन कन्वर्जेंस की बात करें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कल्चरल डिप्लोमेसी में। हमारे PM इंडोनेशिया के लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल में गए, उन्होंने अटेंड किया वयांग कुलित शेडो पपेट्री शो, शोकेसिंग रामायण। जियोपॉलिटिकल की बात करें तो इंडोनेशिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन इंडो पैसिफिक, तो हमें इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के ऊपर काम करना है। अब मुझे बताओ कि इंडोनेशिया क्या ब्रिक्स का मेंबर है? स्टील्स की बात करें तो हम सप्लाई करेंगे ब्रह्मोस और अस्त्र MK1। और अगर हम स्टूडेंट आइज की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का एक कैंपस इंडोनेशिया में खोला जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से आता है, IR से आता है। यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात की है। हमारे पास ट्रेडिशनली अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को देखते थे तो हम कौन से रिलेशंस की बात करते थे? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती। लेकिन अब हमारे मोटिव्स चेंज हो रहे हैं टू डेवलपमेंट, डिफेंस, एनर्जी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। ये हम बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि कैसे हम फ्रॉम 3Cs 3Ds से मूव करके अब हम डेवलपमेंट, डिफेंस, एनर्जी एक्सेट्रा पे काम कर रहे हैं। कन्वर्जन्स आती है, कुछ हमारे पास डाइवर्जन्स आती है। अगर हम कन्वर्जन्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है ट्रेड। लेकिन अब देखो, अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे हमारे पास ये लोकेशन है, कहाँ पे है? इंडो पैसिफिक में।
तो अब हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया है तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। ट्रेड इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए ट्रेड के लिए हमने क्या किया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ड्यूटी फ्री असेस देंगे इंडियन एक्सपोर्ट्स को वो, और हम ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स को। हम थोड़े से याद रख सकते हैं, हमारा तो ईजी है याद रखना, जैसे कि टेक्सटाइल्स, फार्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मा तो हर जगह पे आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें तो एग्री प्रोडक्ट्स, ये पता है हमें कि उनका एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और साथ में डेयरी सेक्टर और मिनरल्स एंड वूल। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम एआई, डेटा सेंटर्स, माइनिंग, फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो हमारे पास कुछ जॉइंट एक्सरसाइज आ जाती हैं, ऑस इंडेक्स, मालाबार, तालिस्मान, सप्रे। एनर्जी की बात करें तो ई फैक्टर क्या है, सोलर टास्क फोर्स बनाई है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें। मतलब ये वाला पॉइंट तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा फोकस क्या है अभी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया सप्लाइज लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एंड यूरेनियम। एजुकेशन की बात करें तो हमें पता है डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, नियरली 1 लाख प्लस इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं कंप्यूटिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉमन है। और ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और हमारे में कॉपरेशन है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस, इवेंट मैनेजमेंट। हम बात करें तो जैसे इंडिया ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, और फिर 2032 में ब्रिस्बेन में होना है ओलंपिक्स, तो यहाँ पे कॉपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीलेटरल कॉपरेशन है, जैसे क्वाड, इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स, एक्सपैंड कर रहे हैं हम थ्रू ट्राइलेटरल्स। हमें पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का एक ट्राइलेटरल चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम मिलकर। हम डाइवर्जेंस की बात करें तो हमने ये ऊपर देख लिया कि कैसे हम क्वाड के साथ कंपेयर कर रहे हैं ऑकस को। वर्ड्स रशिया, अगर हमारी अप्रोच देखें तो हमारी अप्रोच क्या है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेस्टर्न अप्रोच को फॉलो करता है, और वेस्टर्न लोग जो है वो आइसोलेट मॉस्को में बिलीव रखते हैं। ग्राफिकल फोकस देखें तो इंडिया का जो प्राइमरली वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो लैंड बॉर्डर से हैं, जैसे कि चाइना एंड पाकिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर कंटेंशंस हैं वो मैरीटाइम से रिलेटेड हैं। इसकी वजह से हम दोनों आपस में मिलकर कोई डिफेंस के ऊपर काम नहीं कर पाते। सो हमारी जो डिफेंस इंटीग्रेशन है वो कम रहती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे जो मोटिव्स हैं सिक्योरिटी को लेकर वो अलग है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उनको फेस करना पड़ता है स्ट्रिंजेंट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। यहाँ पे इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि मुझे दे दो UNSC नॉन परमानेंट सीट। उसके लिए इंडिया कैंपेन शुरू करने वाला है जुलाई 13 से, ठीक है, अंडर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अब ये कैंपेन कौन सी सीट्स के लिए हो रहा है, फ्रॉम 2028 टू 2029 वाली जो सीट है उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमें ऐसे क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे 1 साल पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमें ये सीट चाहिए। इशू क्या है इस बार, मेन कॉम्पिटिटर बन जाता है ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान को कौन बैक कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑलरेडी 57 नेशंस चाहते हैं कि ताजिकिस्तान को सीट मिल जाए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास भी इंडिविजुअल ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे कि USA, फिजी, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका, जो बोल रहे हैं कि यस इंडिया को सीट देनी चाहिए। अब हम प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस में क्या है, हमारे पास कितनी सीट्स हैं, 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं, और ये जो 10 नॉन परमानेंट सीट है वो रीजन वाइज है। कैसे रीजन होते हैं, जैसे अफ्रीकन ग्रुप, एशिया पैसिफिक, हम एशिया पैसिफिक के लिए कर रहे हैं, लेटिन अमेरिका, ऐसे करके ग्रुप्स हैं हमारे पास। अब कंट्रीज़ को 1 साल पहले बताना पड़ेगा कि मुझे ये सीट चाहिए। अब आप देख रहे हो एशिया पैसिफिक में 2 कंटेंडर्स हो गए हैं, इंडिया और ताजिकिस्तान। अब ये दोनों जो है ये कॉम्पिटिशन में है। अब क्या हो सकता है, ये डिप्लोमेटिकली बैठकर सुलझा ले, एक कंट्री सीट को छोड़ दे। अगर इनका डिप्लोमेटिकली नहीं हल होता तो फिर ये कहाँ पे जाएंगे, ये फिर UN में जाएंगे, और वहाँ पे जब वोटिंग होगी फिर पता लगेगा कि कौन बन सकता है। वोटिंग कैसे होगी, UNGA पार्टिसिपेट करेगी वोटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, मतलब UNSC करेगी नहीं, ऐसे होगी, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी। इसमें 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए होगी। अगर तो आपको एक ही गो में 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो आप इलेक्टेड मेंबर हो, अगर नहीं मिलती है तो बार बार रिपीटेड वोटिंग होगी, और जब तक विनर नहीं मिल जाता हमें। 2 साल की टर्म होती है, और हाफ सीट्स जो होती हैं वो हर साल रीन्यू होती है। और अगर बात करें री इलेक्शन की, तो अगर आप एक बार ही बन गए हो तो एटलीस्ट आपको एक टर्म को स्किप करना पड़ेगा दोबारा से नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में बोला है, हमने देख लिया कि रीओपन हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ इंप्लीकेशंस हो सकती हैं पॉजिटिव, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हुई है कि इंडिया की जो रियल GDP है वो 7.7 है, और इसकी जो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट ईयर की 6.6% है। हमारी जो GDP अगर इंप्रूव हो रही है तो क्या ड्राइवर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, टैक्स रेवेन्यू, हायर नॉमिनल GDP ग्रोथ। RBI ने अभी देखा था डिविडेंड ट्रांसफर्स किए हैं, सरप्लस ट्रांसफर्स किए हैं गवर्नमेंट को, उसकी वजह से भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी। अकाउंट डेफिसिट की बात करें वो भी स्टेबल है। तो कुछ नहीं है ये, बस ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर ये खुल जाती है वेस्ट एशिया तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। चैलेंजेस हमारे पास बरकरार हैं, जैसे कि पास्ट ऑयल प्राइस स्पाइक्स। इसमें क्या है कि अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं एक ही रूट के ऊपर तो ये दोबारा से हो सकता है, ऑयल क्राइसिस, एल नीनो, एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटी है, देन रीन्यूड अगर कोई ऐसे टेंशन दोबारा से आ जाती हैं तो फिर से हम ज़्यादा
इफेक्ट हो जाएंगे। इस आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। अभी हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को 5 साल हो गए हैं, उसके ऊपर आर्टिकल है। क्या क्या सिग्निफिकेंस है, चैलेंजेस हैं और की इनिशिएटिव्स क्या हैं, थोड़े से हम देख लेते हैं। ये हम यूज़ करेंगे जब आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड नोट्स रेडी होंगे, उसमें अगर कोई वैल्यू एडिशन लगेगा वो आप लिख लो। जैसे इंट्रोडक्शन में हम इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को कितने हो गए, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर ऑल्टरनेटिव टू हाइपर कॉम्पिटिटिव कैपिटलिस्ट मॉडल्स, ये कीवर्ड है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग आपको पता है कलेक्टिव होती है, सोशल सिक्योरिटी फॉर मेंबर्स होता है, एंड हम एक्सपैंड कर रहे हैं जैसे सर्विसेज, एक्सपोर्ट, फिशिंग के ऊपर कॉर्पोरेटिव्स आ रही हैं, रूरल इकोनॉमी डेवलप होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, मार्केट एक्सेस मिलता है टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जिसकी तो चैलेंजेस आपको भी पता है, करप्शन होती है कई कॉर्पोरेटिव्स में, कंसर्न ओवर सेंट्रलाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी, स्ट्रक्चरल इशूज हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, लैक ऑफ स्केल। की इनिशिएटिव्स क्या है, इनिशिएटिव सबसे पहले तो हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनी है, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स, और मतलब अगर एक ही सोसाइटी को अलग अलग स्टेट्स में काम करना है। स्ट्रेंथन कर रहे हैं पैक्स को। पैक्स क्या करते हैं, क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग, इनपुट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड एक और प्रपोजल है टू मेक नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी, और इसमें हमारे पास एक लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी हमने इस्टेब्लिश की थी फॉर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। मिसलेनियस आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले विंड एंड सोलर एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है एल नीनो। एल नीनो की वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के तहत बताया गया दैट एल नीनो में रिड्यूस विंड एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। वीक विंड्स होंगी, लोअर रेनफॉल होगा, तो इससे क्या होगा, हमारे पास एसी की डिमांड तो हायर है, तो हम कोल के ऊपर ही निर्भर रहेंगे, और कोल हमारा अभी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 42% है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ अपडेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। नेक्स्ट बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स ने अभी 2 दिन के लिए एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग करवाई। कहाँ पे, गुवाहाटी में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुवाहाटी में कराई, और इसका फोकस क्या था कि इंटरनेशनल कॉपरेशन करेंगे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर ग्रुप से एक एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल इज जेल भरो एजिटेशन बाय आशा वर्कर्स इन हरियाणा फॉर बेटर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी एंड डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशंस। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में भी हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स वाला टॉपिक है, उसमें हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कैसे हम प्रेशर बिल्ड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास भी है GS2 में, तो वहाँ पे भी हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी किसके अंडर आता है, प्रोजेक्ट 17A में स्टेल्थ फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या है, फ्रिगेट मीडियम साइज्ड वेसल्स होते हैं जो बड़ी शिप्स को अकम्पनी करते हैं। भी इसका क्या है, ये मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है, बिलोंग करता है नीलगिरी क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोजेक्ट 17 था वो शिवालिक रेंज मतलब शिवालिक क्लास से था। अब हमारे पास 17A है, वो है नीलगिरी। नीलगिरी क्या है, नीलगिरी माउंटेन्स है, और शिवालिक क्या था, वो भी माउंटेन। तो हमें याद रखना है कि जब भी 17 आ जाता है या 17A आ जाता है, ये माउंटेन्स के नेम पे है, और 17A किससे रिलेटेड है, नीलगिरी क्लास से रिलेटेड है। कि इसका डिज़ाइन किसने किया है, इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। 75% इंडिजीनियस कंटेंट है, और प्रपल्शन सिस्टम की बात करें तो कंबाइंड डीजल और गैस है, मतलब दोनों चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। प्रोजेक्ट 17A की बात करें, नीलगिरी क्लास की बात करें, ये सारे आ जाते हैं। इसमें से INS महेंद्रगिरी न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करें तो एक और एग्जांपल आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी से। तो यहाँ पे यूट्यूबर की बात की, वो प्रोपोगेट कर रहा था माओइस्ट आइडियोलॉजी को, तो इसको हम एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं कि प्रोपोगेशन किसके थ्रू हो सकती है, यूट्यूब से भी हो सकती है। इंपैक्ट ऑफ AI की बात करें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ कर दिया है नियर अबाउट 4800 जॉब्स, तो ये एग्जाम्पल आ सकती है AI में चैलेंजेस में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास इन्वायरमेंट से आता है वाइट गट डिसीज। अब ये कहाँ पे पाई जाती है, श्रिम्प्स में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, वाइट गट, गट क्या है, गट में से कुछ निकल रहा है वाइट कलर का, तो मतलब कि वाइट फीसिस सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको। इस कंडीशन में जो श्रिम्प है वो एक्सक्रीट करती है वाइटिश ओपेक फीकल मैटर को रादर देन ब्राउन और ब्लैक। ये आप देख सकते हो, ये जो वाइट है, ये इन्होंने पकड़ा हुआ है वाइट, तो जो है वो क्लियर नहीं है, मतलब वो गंदा पॉन्ड है। अगर ऐसा पाया जाता है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इशूज है। नेक्स्ट हमारे पास ओरल मेडिकेशन आ जाती है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज वेप्टेजेस्टेरेंट, जो कि डिज़ाइन की गई थ्रू प्रोटैक टेक्नोलॉजी। करें तो हमारे पास फाइन रेनन करके एक मेडिसिन आ जाती है, जिसको हमने देखा कि वो रिड्यूस कर सकती है किडनी डैमेज को और साथ में हार्ट रिलेटेड डिसीजेस को। तो यहाँ पे हमने इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रम 1 रॉकेट की। ये किसने डेवलप किया, स्काई रूट एरोस्पेस ने। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, जो क्या करेगा, जाएगा ऊपर और फिर वहां जाके देखेगा कि कैसे ये रॉकेट्स वर्क करेंगे, मतलब कि रॉकेट एक स्पेस में जाकर रॉकेट कैसे वर्क करता है। मिशन का नेम भी हमने कवर कर लिया हुआ है, मिशन आगमन, एंड इसके पास 6 पेलोड्स है। अब ये न्यूज़ में है 6 पेलोड्स कौन कौन से हैं, ये हमारे पास गिवन है। और एक और हमारे पास फीचर है रोबोटिक आर्म डेमोन्स्ट्रेशन। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है स्पेस डेब्रिस को लेकर, तो नॉर्मल चीज़ें तो हम यूज़ करते ही हैं, हम एक चीज़ ये यूज़ करेंगे जो विक्रम 1 रॉकेट है उसके ऊपर लगा हुआ है, रोबोटिक आर्म डेमोन्स्ट्रेशन, जो क्या करेगा, स्पेस डेब्रिस को हैंडल करेगा। ये एग्जाम्पल जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट क्या था, हमारे पास ये जो पेलोड्स हैं ये तो है ही, हमारे पास और भी पेलोड्स हैं, जैसे कि कॉस्मिक ब्लूम, जहाँ पे हमने डायमंड ज्वेलरी का यूज़ किया है। माइक्रो आर्ट पेलोड, इसमें हमने एक छोटा सा मिनिएचर क्रिएट किया है गोल्ड का, स्मॉलर दैन अ ग्रेन ऑफ राइस, और इसके ऊपर क्या है, माइक्रो स्कल्पचर्स हैं CV रमन, विक्रम साराभाई एंड APJ अब्दुल कलाम के। नेक्स्ट बात करें तो क्वाज़र की बात की है। क्वाज़र क्या होता है, क्वाज़र एक आप कह लो कि बहुत ही पावरफुल सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब सारा मैटर इसके अंदर जा रहा है,
लेकिन ये जो बाहर की एक्रीशन डिस्क है, ये आप देख रहे हो एक्रीशन डिस्क, ये इतनी ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करती है क्वाज़र में कि वो सन से भी कितने गुना ज़्यादा लाइट यहाँ से इमिट होती है। बस हमें इसका नाम याद रखना है क्वाज़र, इसका हमने थोड़ा सा याद रखना है दैट इट इज़ अ ब्लैक होल जो एक्टिवली फीड करता है सुपर मैसिव ब्लैक होल को, एंड ये अल्ट्रा हॉट है और इसकी जो एक्रीशन डिस्क है वो एमिट करती है गैसेज और डस्ट को, और ये डिस्क जो है वो ग्लो करती है इतना ज़्यादा गैलेक्सी को भी ये आउटशाइन कर रहे हैं। लास्ट आर्टिकल हमारे पास आता है मिशन दृष्टि से। मिशन दृष्टि किसका है? ये प्राइवेट इंडियन स्पेस मिशन है बाय बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप दैट इज गैलेक्सी। लॉन्च किसने किया था? स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू। अब ये करना क्या था? ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट है, वर्ल्ड का फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इम्पैक्ट फ्रॉम जियोमैग्नेटिक सोलर विंड्स। ऑप्टोसार का क्या मतलब है? ये एक हाइब्रिड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है जिसमें दो तरह के हमारे पास इमेजिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिकल इमेजिंग विद सिंथेटिक एपरेचर रडार। ऑप्टिकल इमेजिंग का क्या मतलब? नॉर्मल इमेज। सिंथेटिक एपरेचर रडार का क्या मतलब? रेडियो वेव्स के साथ ये नॉर्मल इमेज को इन्हांस कर देगा, प्रॉपर पोजीशनिंग करेगा। और ये प्लेस कहाँ पे किया गया था? सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट कंप्लीट होने वाला था, लेकिन ये फेल्ड हो गया ड्यू टू मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।